नमस्कार। सोचिए एक ऐसी कहानी जो परछाइयों में लिखी गई। ये कहानी है भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रॉ के जन्म की। एक ऐसी एजेंसी जो एक बहुत बड़ी हार के बाद पैदा हुई थी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 21 सितंबर 1968। जगह नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक। सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसा तूफान जो भारत की सुरक्षा का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रॉ की जरूरत पड़ी ही क्यों। वो कौन सा संकट था, कौन सा ब्लाइंड स्पॉट था जिसे भरने के लिए एक नई एजेंसी बनानी पड़ी। देखिए, भारत एक के बाद एक दो बड़े झटके देख चुका था। 1962 में चीन से एक बहुत कड़वी हार मिली। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और दोनों में एक ही गलती, एक बहुत बड़ी गलती थी, इंटेलिजेंस फेलियर। हमें पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन कब, कहाँ और कैसे हमला करने की सोच रहा है। मतलब साफ था, हमारा देश कुछ जानता ही नहीं था। हम सचमुच अंधेरे में तीर चला रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ही सब कुछ संभाल रही थी, देश के अंदर के खतरे भी और देश के बाहर के भी। और इन दो युद्धों ने ये साफ कर दिया था कि ये काम एक अकेली एजेंसी के बस का नहीं था। अब जब प्रॉब्लम सामने आ गई तो उसका सल्यूशन ढूंढना था। एक नई एजेंसी चाहिए थी और उसे बनाने के लिए एक नया आर्किटेक्ट। और यहीं से हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थीं कि अब एक्शन लेने का टाइम है। उन्हें एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो सिर्फ रिपोर्ट न दे बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर खबर लाए। और उनकी नज़र एक ऑफिसर पर टिकी, रामेश्वर नाथ काओ। एक ऐसा नाम जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। काओ को लोग जेंटलमैन स्पाई कहते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते कम थे लेकिन उनकी नज़र कमाल की तेज थी। उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया, जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से भारत की पहली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा करना। एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा ना करे बल्कि देश के लिए एक ढाल बने। तो काओ को मिशन क्या मिला था? उनसे कहा गया एक ऐसी एजेंसी बनाओ जो दुनिया की बेस्ट एजेंसीज जैसे सीआईए और मोसाद को टक्कर दे सके, जो दुश्मन के इलाके में घुस सके, जो हमले से पहले ही बता दे कि क्या होने वाला है, और सबसे जरूरी जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करे। तो इतना बड़ा मिशन काओ ने पूरा कैसे किया? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने अपनी टीम, जिन्हें दुनिया ने काउबॉयज कहा, कैसे तैयार की? चलिए देखते हैं। काओ का विजन बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था, हमें सिर्फ फाइलें नहीं चाहिए, हमें दुश्मन की दीवारों के अंदर डीप एसिड्स चाहिए। और ये सोच उस वक्त के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरह से गेम चेंजर था। पैसिव जानकारी से एक्टिव इंटेलिजेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। तो ये डीप एसिड्स आखिर थे क्या? ये कोई मामूली जासूस नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देकर दुश्मन के सिस्टम में, उनकी मिलिट्री में, उनकी पॉलिटिक्स में इतना अंदर भेज दिया जाता था कि वो अंदर की खबर ला सकें। यही काओ की पूरी स्ट्रेटजी का सेंटर पॉइंट था। और इन डीप एसिड्स को तैयार करने का एक पूरा प्रोसेस था। पहले देश के बेस्ट ऑफिसर्स को चुना जाता था, फिर उन्हें ऐसी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर उन्हें दुश्मन के देश में प्लांट किया जाता था और आखिर में उनसे इन्फॉर्मेशन वापस लाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाते थे। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा कमाल का था। रविंद्र कौशिक जैसे एजेंट जो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुंच गए, सोच सकते हैं? और वहां से सालों तक ऐसी ऐसी जानकारियां भेजी जो अनमोल थीं। या फिर सहमत खान, जिन्होंने देश के लिए एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के परिवार में शादी की और कितने ही खतरों को होने से पहले ही रोक दिया। यही था काओ का विजन एक्शन में। और अब आता है काओ की इस नई नवेली एजेंसी का सबसे बड़ा इम्तिहान, रॉ का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट, 1971 की जंग। देखिए, 1971 की जंग अचानक से नहीं हुई थी। रॉ ने महीनों पहले ही इसकी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। 1971 के शुरू में ही एजेंट्स पूर्वी पाकिस्तान में घुस चुके थे। वहां मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए, पाकिस्तानी आर्मी की सप्लाई लाइंस को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। तो जब दिसंबर में जंग शुरू हुई ना, तो इंडियन आर्मी के पास दुश्मन के हर एक कदम की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थी।
और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी का किस्सा है। गाजी निकली तो थी हमारे आईएनएस विक्रांत को डुबाने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रॉ की नज़र उस पर है। रॉ के पास उसकी बिल्कुल A to Z एकदम सटीक लोकेशन की खबर थी। और नतीजा, इंडियन नेवी को जैसे ही खबर मिली, टारगेट एलिमिनेटेड। पीएनएस गाजी को समंदर में ही दफन कर दिया गया। ये सिर्फ एक सबमरीन नहीं डूबी थी, ये रॉ की और भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने हमारे पूर्वी समुद्री तट को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। तो ये तो हुई 50 साल पुरानी बात, लेकिन आज इसकी क्या अहमियत है? काओ की जो विरासत है वो आज भी जिंदा कैसे है? चलिए समझते हैं। आजकल हम डोभाल डॉक्ट्रिन की बात बहुत सुनते हैं ना, कि दुश्मन को डोजियर नहीं डायरेक्ट रिस्पॉन्स दो। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, इसकी नींव, इसका आइडिया असल में आरएन काओ ने ही रखा था। काओ का जो सिस्टम बनाया था, आज भी हमारे मॉडर्न ऑपरेशंस उसी पर चलते हैं। चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए मिली पिन पॉइंट इंटेलिजेंस हो, या फिर कराची में अननोन गनमैन के खिलाफ हो रहे काउंटर ऑप्स। इन सब के पीछे कहीं न कहीं काओ का बनाया हुआ नेटवर्क ही काम कर रहा है। उनकी विरासत आज भी इस देश की रक्षा कर रही है। तो आरएन काओ एक ऐसे हीरो थे जिनका नाम शायद बहुत लोग नहीं जानते। उन्होंने पूरी जिंदगी अंधेरे में पर्दे के पीछे काम किया ताकि पूरा देश रोशनी में सुरक्षित जी सके।